हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास की अवस्था के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, और चूँकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसके बारे में कि सीडीपी का जो क्लास है वो इसमें जूम ऐप पर कंटिन्यू चल रहा है, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उधर भी क्लास लेना और उसके बाद से यूट्यूब पर उसके वीडियो को डालना। लेकिन उसी को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि बीच में एक जो है बाल विकास का अवस्था और बाल विकास के स्वरूप, बाल विकास के सिद्धांत, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने जो लाइव क्लास लेता हूँ उसमें मैंने बताया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको विकास की अवस्था के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यदि आप चाहेंगे तो उसका भी वीडियो मैं बना करके अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में क्या है विकास की अवस्था। तो जो विकास की अवस्था है उसके बारे में कई सारे जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने मत दिए कि विकास की अवस्थाएं इतनी प्रकार की होते हैं। किन्हीं का मानना था 4 प्रकार से होता है, किन्हीं का मानना था 8 प्रकार से होता है, किन्हीं विद्वान का मानना था 10 प्रकार से होता है। फिर भी इन सारे विद्वानों में से जो मैंने यहाँ आपको कलेक्शन दिया है उन्हीं विद्वानों का जिनका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला मैंने आपको जो मैं आज के वीडियो में मैं दूंगा वो रॉस का है। विकास की अवस्था को जो है वो रॉस महोदय ने 4 भागों में बांटा। सबसे पहला भाग था शैशवावस्था, उसके बाद दूसरा था पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था और चौथा किशोरावस्था। शैशवावस्था जो है वो है 1 से 3 साल तक, उसके बाद फिर 3 से 6 साल तक है पूर्व बाल्यावस्था, 7 से 12 वर्ष तक है उत्तर बाल्यावस्था और 12 से 18 वर्ष तक का जो समय है उसको कहा जाता है किशोरावस्था। अब देखते हैं इसके बारे में कि अलग रॉस महोदय ने ये चारों भागों में बांटा था। और यदि आप इस वर्गीकरण को देखें तो संभवतः आपको ये लगेगा कि यह जो विभाजन है वो मुख्यतः शिक्षा को ध्यान में रख करके किया गया है। लेकिन इसके बारे में यदि आप पूरे विकास को यदि देखें तो पूरा विकास जो है वो आपको ये पता होगा कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली घटना है या प्रक्रिया है। ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है। विकास को एक सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा जाता है जो जीवन पर्यंत चलते रहती है। विकास जो है वो विकास जो है वह गर्भावस्था से शुरू होता है और जब तक आदमी जीवित रहता है जन्म से लेकर के अपने अंत समय तक उसमें विकास होता ही रहता है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ देखें तो रॉस महोदय ने सिर्फ विकास के उन अवस्थाओं के बारे में बताया जिस अवस्था में शिक्षा का विकास होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। उसके बाद एक विद्वान ने कहा जिनका नाम हरलॉक था, इन्होंने जो विभाजन किया ये 10 रूपों में इन्होंने कहा कि विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 10 भागों में होनी चाहिए। इन सारे 10 भागों को मैंने आपको 8 से 9 भाग में आपको क्लियर किया है। आइए देखते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले जो भाग है वह है गर्भावस्था, यानी कि वह अवस्था जिसमें बच्चे का कह सकते हैं कि बीज उत्पन्न होता है। तो इसमें इस अवस्था को कहा जाता है कि जिस समय से गर्भ में बच्चा रुकता है उस समय से लेकर के उसके जन्म के समय तक के काल को गर्भावस्था कहा जाता है, ठीक है।
अब इस एज में क्या होता है, विशेष लक्षण आप याद रख लें कि यही एकमात्र अवस्था है जिसमें बहुत तीव्र गति से विकास होता है। जितनी भी अवस्थाएं हैं उन सारी अवस्थाओं में सबसे तीव्र गति से विकास होने वाला जो अवस्था है वह है गर्भावस्था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद इसमें ये भी याद रखेंगे कि यही एक अवस्था है जिसमें परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक रूप से होता है, यानी कि शारीरिक अंगों में सबसे परिवर्तन होता है। उसके बाद दूसरा जो हरलॉक महोदय ने बताया दूसरा अवस्था वो है शैशवावस्था। और शैशवावस्था का टाइमिंग उन्होंने जो कहा वह है जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक, यानी कि 0 से लेकर के 15 दिनों तक के शिशु को शैशवावस्था में रखा गया। इस अवस्था में जो शिशु है या नवजात बच्चा जो है वह समायोजन सीखता है, समायोजन करता है, इसलिए इस अवस्था को समायोजन का भी अवस्था कहा जाता है। यह समायोजन अपने माता पिता के सहयोग से वो करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अवस्था को समायोजन का अवस्था कहा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे कि 0 से 15 दिनों तक का जो समय है उसको समायोजन अवस्था कहा जाता है। और हरलॉक महोदय के अनुसार से यह अवस्था का नाम शैशवावस्था है, जबकि शैशवावस्था रॉस महोदय ने 1 से 3 साल तक का समय रखा था। इसीलिए ध्यान में रखिएगा, समय को ध्यान में रखिएगा। अवस्था का नाम जो है वो वेरी करेगा, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा, इसलिए टाइमिंग को आप याद रखिएगा 0 से 15 दिनों तक का। इसके बाद 15 यानी कि 2 सप्ताह से लेकर के 15 दिनों के बाद यानी 16वें दिन से शुरू होगा और 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक का जो समय है उसको हरलॉक महोदय ने बचपना अवस्था कहा। और यह समय जो है वह है संवेगात्मक समय, इसीलिए क्योंकि इस अवस्था में संवेगों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। अब यहाँ आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि संवेग क्या होता है। तो संवेग एक ऐसी प्रक्रिया कह सकते हैं जिसमें अपने अंदर यानी मनुष्य के अंदर उठने वाली वेग प्रतिक्रियाएं हैं जो खुशी में, दुख में या क्रोध में प्रकट होता है। ऐसा व्यवहार जो उसके अंदर ऐसे व्यवहार उत्पन्न करता है जिससे जब वो खुश होता है, जब वो दुखी होता है, जब वो क्रोध में आता है, जब उसको घृणा आती है, तो वो जो व्यवहार करता है उसको संवेग कहा जाता है। ठीक है, तो इसी अवस्था में यानी कि 2 सप्ताह के बाद से लेकर के 2 वर्ष तक में इस संवेगों का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें तो नेक्स्ट जो है वह चौथा जो है वह है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को समय जो रखा गया है वह 2 वर्ष यानी कि 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक का, और उत्तर बाल्यावस्था जो है वह है 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक का। ठीक है, इस उम्र में यानी कि इस अवस्था में बालक जो है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, यानी कि जिज्ञासा का विकास होता है, उसको जानने की इच्छा होती है अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, और इस अवस्था में वो प्रश्न पूछना ज़्यादा यानी कि जानने की इच्छा रखता है और प्रश्न अधिक पूछता है। और इसी अवस्था को यानी बाल्यावस्था को शिक्षा की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवस्था में यदि उसके प्रश्नों का जवाब आप सही ढंग से नहीं देते हैं तो उसका असर उसके विकास पर पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान में रखेंगे कि यहाँ इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, कौन कौन सी विशेषताएं आपको बता रहा हूँ, यही विशेषताएं आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। आप इन विशेषताओं को ध्यान में रखेंगे और कहीं कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद इस अवस्था में जो बालक है वो समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है, यानी कि बाल्यावस्था में 2 चीज़ें होती हैं, 2 विशेषताएं पाई जाती हैं। एक विशेषता जो है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना और दूसरा है सामूहिक
चीज़ों में, यानी कि सामूहिक प्रवृत्ति का विकास होना, यानी कि समूह में रहना वो ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है। इसके बाद यदि बात करें तो बाल्यावस्था के बाद आता है वय संधि। वय संधि एक ऐसा समय है जो बाल्यावस्था से किशोरावस्था को बीच के समय को दर्शाता है, यानी कि बाल्यावस्था उसका समाप्त होता रहेगा और किशोरावस्था में वो प्रवेश कर रहा होता है, उस बीच के समय को वय संधि कहा जाता है। इस एज को प्यूबर्टी एज भी अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, प्यूबर्टी स्टेज कह सकते हैं, एज नहीं कह सकते, प्यूबर्टी स्टेज। ठीक है। इस अवस्था को मेल और फीमेल में अलग अलग समय माना जाता है। मेल के लिए यह 12 से 14 वर्ष का समय माना जाता है, उम्र तक का माना जाता है, 12 से 14 साल के तक में माना जाता है, जबकि फीमेल में यह 11 से 13 वर्ष तक का समय माना जाता है। ठीक है। इसके बाद बात करें तो इस समय जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है वह होता है शारीरिक अंगों का विकास, स्पेशली सेक्स ऑर्गन्स का विकास। ठीक है। इस एज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बालक के किस अवस्था में सेक्स ऑर्गन मैच्योर होता है, यानी परिपक्व होता है। तो आपको ध्यान में रखना है किस एज में, तो वय संधि या वय अवस्था में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लड़कों के लिए 12 से 14 वर्ष और लड़कियों के लिए 11 से 13 वर्ष तक का। इसके बाद बात करते हैं वय संधि के बाद बात करते हैं आपका आता है किशोरावस्था। चूँकि वय संधि में कई सारे परिवर्तन उसके शरीर में होते हैं, तो उसके बाद का जो किशोरावस्था है उसको कहा जाता है आंधी तूफान का अवस्था, यानी कि इमेजिनशीलता का अवस्था या कल्पनाशीलता का अवस्था, वह विद्रोही अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में वह जो बालक है वह कल्पना में ज़्यादा जीता है या वह सामाजिक चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानता है, विद्रोही स्वभाव का हो जाता है। साथ में क्योंकि शारीरिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके कारण से उसके अंदर में एक तरह से कह सकते हैं कि भूचाल खड़ा होता है, और इसी कारण से इस अवस्था को सबसे ज़्यादा समस्याकारी यानी कि प्रॉब्लमेटिक स्टेज कहा जाता है, प्रॉब्लमेटिक अवस्था कहा जाता है इसको। ठीक है। इस अवस्था के यदि विशेष जो कह सकते हैं विशेषता, इसके बारे में आप यदि कहें तो यह ज़्यादातर कल्पनाशीलता में रहने वाला अवस्था है, ज़्यादा विद्रोही स्वभाव का होने वाला है होता है। साथ में कहें तो यह सामाजिक जो चीज़ें होती हैं, सामाजिक बंधन होते हैं, उससे आज़ाद रहने वाला व्यवस्था कहा जाता है। अब ये दोनों अवस्थाएं जो हैं, एक किशोरावस्था और एक बाल्यावस्था, ये दोनों अवस्थाएं ऐसी अवस्थाएं हैं जो कि शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यदि बाल्यावस्था के जिस समय वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, यदि उसके चीज़ों को, उसके व्यवहार को, उसके प्रश्नों को यदि आप इग्नोर करते हैं, यदि उसको डांट डपट करते हैं, उसको दबा देते हैं, तो उसमें दब्बूपन का जो भाव है या वो जो प्रवृत्ति है वो दब आ जाता है, जिसके कारण से कई सारे बच्चे जो हैं वो क्लास में प्रश्न पूछने से हिचकते हैं। ये घटना तब उसी समय बाल्यावस्था में ही बनाई जाती है या बाल्यावस्था में ही कही जाती है कि यह अवस्था इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है कौन सा, तो किशोरावस्था। अब किशोरावस्था इसलिए इम्पॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि शारीरिक परिवर्तन होने के कारण से उसके अंदर में कई तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं, और उन हार्मोन्स के कारण से उसका जो मानसिक स्थिति होती है वो कल्पनाशीलता में ज़्यादा जीता है, और कल्पनाशीलता में ज़्यादा जीने के कारण से वह सामाजिक चीज़ों को, सामाजिक बंधनों को वो नहीं मानता है, और इसके कारण से वो विद्रोही स्वभाव का भी होता है। और इसीलिए इस एज में बच्चों को सलाह की ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसे सलाह को भी वो मानने से इनकार करता है जो उसके प्रवृत्ति से अलग होता है। इसीलिए इस समय कंसल्टेशन की आवश्यकता बच्चों की ज़्यादा होती है, और जो 6 to 8 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इस एज से निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य रहता है। इसीलिए इस चीज़ जो
अवस्था है उसको आप ध्यान से भी समझ लें कि यह अवस्था क्या होता है। तो मानसिक जो बदलाव होते, शारीरिक बदलाव होते हैं, उसके कारण से कई सारे हार्मोन्स भी शरीर में प्रोड्यूस होते हैं और चिड़चिड़ापन ज़्यादा देखा जाता है, कल्पनाशीलता ज़्यादा देखा जाता है, हीरोइज्म बनने की ज़्यादा प्रवृत्ति देखी जाती है। साथ साथ में सामाजिक बंधनों को वो नहीं मानने वाला होता है। ठीक है, कौन सी अवस्था? तो किशोरावस्था। किशोरावस्था को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है पूर्व किशोरावस्था और दूसरा है उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो है वह 12 से या 13 से 16 वर्ष तक का है, जबकि उत्तर किशोरावस्था जो है वह 17 से 18 या कई विद्वानों ने इसको 21 वर्ष तक का माना है। ठीक है, इसके बाद यदि आए किशोरावस्था के बाद वह है आपका प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था हरलॉक महोदय ने कहा 21 से 40 वर्ष तक का। ये हमारा शिक्षा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। प्रौढ़ावस्था है 21 से 40 वर्ष तक का, 41 से 60 वर्ष तक का मध्यावस्था है, और फिर 60 से उसकी मृत्यु तक के अवस्था को वृद्धावस्था कहा जाता है। लेकिन ये तीनों अवस्था हमारे शिक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, शायद कभी आ जाए तो आ जाए, लेकिन कोई चांसेस नहीं होते हैं। फिर भी मैंने यहाँ आपको शामिल भी किया है, चूँकि हरलॉक महोदय ने इसका वर्गीकरण किया है, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो प्रौढ़ावस्था जो है इसमें कहा जाता है कि यह जो एज है वो पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की अवस्था मानी जाती है। साथ साथ में यह अवस्था अपने लक्ष्यों को पाने की अवस्था होती है। जो वह लक्ष्य एक टारगेट करता है, लक्ष्य वो जो सोचता है, उस लक्ष्य को पाने का जो समय होता है वो यही प्रौढ़ावस्था होता है, क्योंकि मैच्योरिटी उसके अंदर आती है और कोई भी डिसीजन वह अपने कुशलता, अपनी दक्षता के आधार पर लेता है और उसी के अनुसार से वह अपने टारगेट अचीव करना चाहता है। इसके बाद जो है 41 से 60 वर्ष तक का समय जो है वो है मध्यावस्था। अब मध्यावस्था में आने के बाद यह अवस्था जो है वो सामाजिक बंधनों को यह एक्सेप्ट करता है, उन चीज़ों को यह सही मानता है इस उम्र में आकर के। अब ये समझिए कि जब वो उत्तर किशोरावस्था में यानी किशोरावस्था में जब वो रहता है तो सामाजिक बंधनों को नहीं मानता है, जबकि मध्यावस्था आते आते वह सामाजिक बंधनों को स्वीकार करने लगता है। उसको लगता है कि ये सारी बंधनें कहीं ना कहीं मानव के लिए आवश्यक होता है। इसलिए ध्यान में रखेंगे कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, आपका किशोरावस्था और मध्यावस्था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वृद्धावस्था का। तो वृद्धावस्था 60 से ऊपर तक का है। यह अवस्था ह्रास की अवस्था है, चाहे वो मानसिक शक्ति का हो, चाहे वो शारीरिक शक्ति का हो। इस अवस्था में शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति का ह्रास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये तरह आपके विकास की अवस्था। अब इसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। यदि आपको कोई क्वेरीज हो, कोई प्रश्न हो, तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो आप इच्छुक हैं, जो दोस्त फ्रेंड्स जो हैं, यदि आप इच्छुक हैं लाइव क्लास करने के लिए, तो आप हमारे जो वीडियो चल रहा है उसमें आपको मेरा नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके उस उसमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ही जूम ऐप का लिंक जाता है, तो आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे, आप क्लास कर सकते हैं। यहाँ बता दें कि यह जो क्लास है वो फ्री है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है। और जब तक हमको लगता है कि ये जो भी मैं क्लास दूंगा वो जब सभी फ्री होगा, क्योंकि एक ही क्लास मैं दे पाता हूँ। दिन के समय में मेरे पास उतना समय नहीं होता कि मैं क्लास दे पाऊँ, तो शाम में 1 घंटा या 1.5 घंटे का जो समय मिलता है, उस समय में आपके लिए मैं तैयार हूँ कि आपको समय दूंगा। बस आप पूरे मेहनत से, पूरे एकाग्रचित होकर आप तैयारी कीजिए। ठीक है, जहाँ तक भी हो सकता है मैं आपके सपोर्ट के लिए, मैं आपके सहयोग के लिए तैयार हूँ। अब आपसे कहेंगे कि आप भी हमारे लिए भी प्रयास कीजिए, ऐसे लोगों तक इन वीडियो को भी पहुँचाए, शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में झेला है,
ऐसे कीमती समय मैंने गंवाए हैं ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए, ऐसे ऐसे लोगों के लिए जो कि मिसगाइड किए हैं, और उसके बाद समय लगा मुझे अपने टारगेट को अचीव करने में, अपने लक्ष्य को पाने में। तो आज तो खैर मैं लक्ष्य साध चुका हूँ, लेकिन मेरा सोचना है कि वैसे लोगों को मैं हेल्प करूँ जो कहीं ना कहीं भटक जा रहे हैं। तो आपको उससे रिलेटेड आप जो भी टारगेट सेट किए, यदि उससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो एक बार ज़रूर संपर्क करें, व्हाट्सएप करें। कॉल ना करें तो मेरे लिए बेहतर होगा, कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, आपको ज़रूर उसका रिप्लाई मैं दूंगा। और विशेष यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।